वेलकम टू रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। प्रेम पर भाजपा का राजनीतिक प्रपंच। चलिए इस विषय पर हम बात करेंगे। एक तरफ भारतीय संविधान वयस्क नागरिकों को अपनी जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, धर्म चुनने की स्वतंत्रता देता है। दूसरी तरफ भाजपा शासित सरकारें संविधान की मूल भावना के विपरीत कानून बना रही हैं। देश में भाजपा की राज्य सरकार लव जिहाद के विरुद्ध दंडात्मक कानून बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून पारित भी कर दिए गए हैं और हरियाणा की भाजपा नेतृत्व वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार भी इस दिशा में बढ़ रही है। भाजपा की विभिन्न सरकार के इस दिशा में बढ़ते कदम की तमाम प्रबुद्ध वर्ग और विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि शादी एक निजी मामला है और इसे रोकने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने जैसा है। इन लोगों का आरोप है कि देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य के साथ भाजपा ने लव जिहाद नाम का शब्द गढ़ा है। यह आशंकाएं निर्मूल और निराधार नहीं है। उन्होंने वही कहा है जो भारतीय संविधान की मूल भावना है। एक तरफ तो भारतीय संविधान वयस्क नागरिकों को अपनी जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, धर्म चुनने की स्वतंत्रता देता है। दूसरी ओर भाजपा शासित सरकारें संविधान की मूल भावना के विपरीत कानून बना रही हैं। भाजपा का यह कदम संविधान के विरुद्ध तथा शुद्ध रूप से सांप्रदायिक राजनीतिक स्टंट है, जिसके माध्यम से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण चाहती है। इसके परिणाम भविष्य में काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। लव जिहाद क्या है, इसे समझना होगा। लव जिहाद कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों के गैर मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से प्रेम के प्रपंच अथवा ढोंग को कहा गया है, लेकिन लव जिहाद की कोई आधिकारिक या विधिक परिभाषा नहीं है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 2009 में केरल और कर्नाटक में कैथोलिक ईसाई संगठनों की ओर से मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध किया गया। तभी से यह शब्द राष्ट्रीय ध्यान आकर्षण का केंद्र हुआ। केरल पुलिस महानिदेशक जैकब पुत्रोज ने नवंबर 2009 में कहा था कि ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके सदस्य केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार करते थे। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस के.टी. शंकरन ने दिसंबर 2009 में पुत्रोज की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि जबरदस्ती धर्मांतरण के संकेत हैं। अदालत ने कथित लव जिहाद मामलों में 2 अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में इस तरह के 3 से 4 हज़ार मामले सामने आए हैं। कर्नाटक सरकार ने 2010 में कहा था कि हालांकि कई महिलाओं ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई संगठित प्रयास किए गए हों या लव जिहाद रहा हो, ऐसे साक्ष्य बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बहुत सारे मुद्दे समय समय पर उठाए गए, लेकिन गैर धार्मिक पक्षों के मध्य विवाह का उद्देश्य पूर्णतः धर्म परिवर्तन रहा हो, ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आए। जांच एजेंसियों ने भी माना कि कुछ पुरुषों के छल के छिटपुट मामले तो थे, लेकिन व्यापक साजिश के सबूत नहीं मिले। राजनीतिक प्रोपेगेंडा को इसमें जोड़कर देखना विषय का सही आकलन करना नहीं होगा। वर्ष 2017 में केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में लव जिहाद के आधार पर एक मुस्लिम पुरुष से हिंदू महिला के विवाह को अमान्य घोषित किया। तब मुस्लिम पति की ओर से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी, जहां अदालत ने लव जिहाद के पैटर्न की स्थापना के लिए सभी समान मामलों की जांच करने के लिए एनआईए को निर्देश दिया था, जिसकी अभी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। यह अवधारणा कई लोगों के लिए राजनीतिक विवाद और सामाजिक चिंता का स्रोत बनी हुई है। हालांकि 2014 तक किसी संगठित लव जिहाद के विचार को भारतीय मुख्य धारा में व्यापक रूप से साजिश सिद्धांत के रूप में नहीं माना गया था। अगर इस विषय को राजनीतिक लाभ हानि से मुक्त रखा जाए तो यह मान लेना चाहिए कि लव जिहाद जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व में नहीं है
और ना ही ये मोडस ऑपरेंडी यानी कार्य प्रणाली भारत जैसे देश में सफल हो सकती है। जहाँ तक लव जिहाद पर विशेष कानून बनाने की बात है तो यह पूर्णतः एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा या षड्यंत्र के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देश में लव जिहाद के कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं है और ना ही कोई परिभाषा है। वहीं यदि कोई व्यक्ति गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, उम्र धर्म छिपाता है, शादीशुदा होने की बात छिपाकर शादी करता है, अपहरण करना, विश्वास का आपराधिक हनन करता है, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में पर्याप्त दंडात्मक प्रावधान हैं। दो धर्म अथवा जाति अथवा वर्ग विशेष के मानने वाले वयस्क लड़की और लड़का यदि बिना धर्म बदले विवाह करना चाहते हैं तो कानूनी रूप से वे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सपरिवार की सहमति की जरूरत भी नहीं है। वे अपने अपने धर्म की मान्यताओं के साथ पति पत्नी के रूप में जीवन यापन कर सकते हैं। एक अवधारणा यह भी है कि समाज को अंतर्जातीय विवाह के साथ अलग अलग धर्मों के बीच विवाह की मान्यताएं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे समाज में जातीयता और धर्मांधता कमज़ोर होगी और मनुष्य का एक दूसरे की जाति और धर्म के प्रति सम्मान बढ़ेगा। वैसे भी देखा जाए तो ये जाति और धर्म की बेड़ियाँ मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लिए ही होती हैं। समृद्ध परिवार के लड़के लड़कियां किसी धर्म जाति और समाज में विवाह करें तो भी सामान्यतः कोई मुद्दा नहीं बनता। या गरीब परिवार यदि ऐसा कहता है तो भी कोई विशेष विवाद का कारण नहीं बनता। मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लिए कई सामाजिक मापदंड बने हुए हैं। इस तरह का गैर वाजिब राजनीतिक और सामाजिक विमर्श वहीं से प्रारंभ होता है। भारत पहले से ही धार्मिक असहिष्णुता के दौर से गुजर रहा है। यदि इस आधारहीन मुद्दे को हवा दी गई तो हालात और ज़्यादा गंभीर होंगे। बेशक भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, पर अंततोगत्वा भाईचारा, शांति, सौहार्द और सद्भाव को बहुत नुकसान होगा। खबर कैसी लगी चैनल पर बने रहे। अब हम खबर की दूसरी ओर चलते हैं। लव जिहाद का इतिहास। कैसे एक खतरनाक काल्पनिक विचार को संघ परिवार ने आगे बढ़ाया। कर्नाटक में मोरल पुलिस का काम करने से लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काने तक लव जिहाद का राग छेड़कर हिंदू दक्षिणपंथी ने अपने कई उद्देश्य पूरे किए हैं। भारत में लव जिहाद का प्रेत एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। बोतल से जिन बाहर निकल गया है। पिछली बार 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरे जतन से एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उठाया था, तब इसका नतीजा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगों में 62 लोगों की मौत और उसके बाद 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों के विस्थापन के तौर पर निकला था। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कर रख देने वाले दंगों से पहले के महीनों में राज्य की भाजपा इकाई ने प्रयोग के तौर पर लव जिहाद अभियान चलाया और क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के नेतृत्व में 1970 के दशक से एक कृषि समुदाय के तौर पर साथ आने वाले जाट और मुसलमान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। परिणाम के तौर पर सामने आया सामाजिक बिखराव आज भी भगवा पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंच रहा है। यह वह वक्त था जब गुजरात के बाहर कोई खास पहचान न रखने वाले अमित शाह को पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया। उसके नेतृत्व में ऊर्जा पाकर भाजपा कार्यकर्ता तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव गए। लव जिहाद का इस्तेमाल संघ परिवार द्वारा पहले से ही तटीय कर्नाटक में, जो एक ऐतिहासिक तौर पर हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है, हिंदुओं और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करने के लिए किया जा रहा था। भाजपा कार्यकर्ताओं और संघ परिवार से जुड़े अन्य लोगों ने जाटों और मुसलमानों के बीच अविश्वास पैदा किया। वे गांव में गए और उन्होंने जाट समुदाय के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकें की
उनका मकसद बूढ़े लोगों की पुरातनपंथी सोच और किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों को लेकर उनके परंपरागत विरोध का दोहन करना था। सोशल मीडिया पर नवनिर्मित और बेहद सक्षम तंत्र से लैस होकर इन कार्यकर्ताओं ने यह दावा किया कि कुछ मदरसों को हिंदू औरतों का धर्मांतरण करवाने के लिए आतंकवादी संगठनों और इस्लामी देशों से पैसा मिल रहा है। उन्होंने इस कहानी को इस तरह से पेश किया कि ये मदरसे अच्छे दिखने वाले नौजवान मुसलमानों की पहचान करते हैं और उन्हें हिंदू औरतों का पीछा करने की ट्रेनिंग देते हैं। हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये मदरसे इन जवान मुसलमान लड़कों को आधुनिक तरीके से कपड़े पहनने की ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें मोबाइल फ़ोन की दुकानें खोलने और मोटर बाइक खरीदने के लिए पैसे देते हैं, जिसका इस्तेमाल वे हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए करते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए कई फर्जी वीडियो फॉरवर्ड करे इस बेतुके सिद्धांत का हुआ खड़ा किया गया। इस अभियान का असर ऐसा था कि 2012 के अंत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक खाप पंचायत में महिलाओं के मोबाइल फ़ोन रखने पर ही पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। आखिर संघ परिवार द्वारा फैलाए गए अफवाहों के मुताबिक मुस्लिम युवाओं द्वारा चलाई जा रही मोबाइल फ़ोन की दुकानें ही हिंदू महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों के पहली बार मिलने की जगहें थी। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आपस में मिले हुए जाट बहुल इलाकों की कई अन्य खाप पंचायतों ने इस फैसले का समर्थन किया। इस तरह से 2013 के मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों से पहले अविश्वास का बीज बो दिया गया था। ऐसे में एक मोटरसाइकिल को लेकर हिंदू और मुस्लिम पुरुषों के बीच हुए एक छोटे से झगड़े को, जिसमें एक मुस्लिम की जान चली गई थी, एक बड़े पैमाने के दंगे का रूप लेने में कोई वक्त नहीं लगा, जिसने इस इलाके को कई दिनों तक आग में झोंके रखा। कैसे बना लव जिहाद दंगा फैलाने का प्रभावशाली हथियार? कैसे बना लव जिहाद दंगा फैलाने का प्रभावशाली हथियार? चलिए इस पर हम बात करेंगे। कवाल गांव में इस झगड़े के चंद घंटों के भीतर ही एक मुस्लिम भीड़ ने 2 जाटों की पीट कर हत्या कर दी, जो उनके मुताबिक मुस्लिम शख्स की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, संघ परिवार ने एक पुराने वीडियो फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें तालिबान के सदस्यों को एक शख्स की पीट कर हत्या करते देखा जा सकता था। दावा किया गया कि यह कवाल गांव में लिंचिंग की घटना का वीडियो है। इस फर्जी वीडियो को इस अफवाह के साथ फैलाया गया कि मुस्लिमों को अपनी बहन का पीछा करने से रोकने पर 2 जाटों को पीट कर मार डाला गया। सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए संघ परिवार ने मारे गए 2 जाट युवकों के दाह संस्कार के लिए बड़ी रैली का आयोजन किया। दाह संस्कार से लौटते हुए ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों पर सवार भीड़ कवाल गांव की मुस्लिम बस्तियों में घुस गई। उन्होंने मुस्लिम के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की और क्षेत्र की मस्जिदों को जला डाला। इस दौरान वे जाओ पाकिस्तान वरना कब्रिस्तान, हिंदू एकता जिंदाबाद और एक के बदले 100 के नारे लगाते रहे। सांप्रदायिक परियोजना अब भी अधूरी थी। जैसे जैसे फर्जी वीडियो को चारों तरफ फैलाया जा रहा था, भाजपा के लव जिहाद अभियान के काफ़ी प्रभाव में आ चुके कुछ जाट नेताओं ने एक महापंचायत यानी जाट समुदाय की एक आम सभा की मांग की, जिसका घोषित एजेंडा आक्रमणकारी मुसलमानों से जाट सम्मान की रक्षा करना था। ऐतिहासिक तौर पर ऐसी महापंचायतों में मुस्लिमों की भी थोड़ी बहुत नुमाइंदगी हुआ करती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। कवाल हिंसा के बाद बुलाई गई महापंचायत में प्रभावशाली भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश और राकेश टिकैत के साथ भाजपा के हुकुम सिंह, संगीत सोम, सुरेंद्र राणा जैसे के प्रमुख नेताओं ने शिरकत की। उन्होंने मिलकर अपनी औरतों की इज्जत बचाने का आह्वान किया। इस महापंचायत को बहु बेटी बचाओ महासम्मेलन का नाम दिया गया। जैसे अंत्येष्टि जुलूस के साथ हुआ था, महासम्मेलन में शामिल हुए लोगों ने वापस लौटते वक्त मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई की। मुस्लिम नेताओं ने इस हिंसा के जवाब में अपनी अपनी पंचायतें की। अगले कुछ दिनों में सांप्रदायिक हिंसा धीरे धीरे मुजफ्फरनगर और पास के जिलों में फैल गई, जिसे तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार रोकने में बुरी तरह से नाकाम रही। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल ने तब इस हिंसा का जायज
ठहराया था जब समाज के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लव जिहादियों द्वारा हिंदू औरतों और लड़कियों की इज्जत आबरू खराब करने को बर्दाश्त कर पाना मुमकिन नहीं रह गया। तब बहू बेटी बचाओ महापंचायत के तौर पर हालात को सुधारने की मुहिम अस्तित्व में आई। राजनीतिक परिणाम। लव जिहाद अभियान का नतीजा भारत के सबसे बड़े जनसंख्या बदलाव में से एक के तौर पर सामने आया। उस समय फ्रंटलाइन पत्रिका में काम करते हुए जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा प्रभावित कई गांवों का दौरा किया तब सामाजिक आर्थिक ढांचे में बदलाव को साफ देखा जा सकता था। हिंदू बहुल गांवों में मुसलमान अपने घरों और संपत्तियों को छोड़कर भाग गए थे और कहीं और जाकर बस गए थे। ऐसे ही ज़्यादातर मुस्लिम बहुल गांवों में, हालांकि इनकी संख्या कम थी, हिंदुओं की एक बड़ी आबादी भाग गई थी। कव्वाल और उस जैसे कई अन्य गांवों में जबकि हजारों मुसलमानों को शरणार्थी कैंपों में रहने पर मजबूर होना पड़ा था। जाटों और सैनियों ने गैर कानूनी ढंग से सभी मुस्लिम जमीनों और घरों पर कब्जा कर लिया था। ध्रुवीकरण कुछ ऐसा था कि 2014 के संसदीय चुनाव में भाजपा ने धार्मिक आधार पर मतदाताओं को सफलतापूर्वक बांटकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीत ली, जहां पहले उसकी उपस्थिति नगण्य थी, यानी जीरो थी, शून्य। चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह बेटे के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल का चुनावी नक्शे से नामो निशान मिट गया, जबकि यह इलाका उनका गढ़ माना जाता था। आरएसएस समर्थित अभियान। ठीक उसी समय जब मुजफ्फरनगर दंगों की इबारत गढ़ी जा रही थी, सितंबर 2013 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई पत्रकारों को एक सामान्य से दिखने वाले शीर्षक कुछ तथ्य मुस्लिम पुरुष हिंदू स्त्री वाला एक ईमेल भेजा। इस ईमेल में 73 नामी लोगों की सूची बनाई गई थी जो मुस्लिम थे और जिन्होंने हिंदू स्त्री से विवाह किया था, लेकिन इसमें कहीं भी लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं था। इस सूची में फिल्म निर्देशक के आसिफ, मुजफ्फर अली, सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय कलाकार उस्ताद अली अकबर खान और उस्ताद विलायत खान के नाम थे, जिन्होंने हिंदू औरतों से शादी की हैं। इस ईमेल में कहा गया था एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण डॉक्टर मॉडल आदित्य गोवित्रीकर ने डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला से शादी की। उनकी एक बेटी क्यारा और एक बेटा जिहान है। गोवित्रीकर ने शादी के बाद के अपने नाम सारा मुफज्जल लकड़ावाला के नाम से मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और इसकी विजेता रहीं। वे दोनों अब अलग हो गए हैं। डॉक्टर मुफज्जल ने बाद में मेजर जनरल टीके कौल की बेटी प्रियंका से शादी कर ली। इस और स्पष्ट इशारा करते हुए कि मुस्लिम एक से ज़्यादा बार विवाह कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया शास्त्रीय गायक अली अकबर खान ने कई शादियाँ की। उनकी एक पत्नी राज दुलारी थी जो खुद एक गायिका थी। उनकी बेटी अनीसा टीवी प्रोड्यूसर राजीव चौधरी के साथ विवाहित हैं। आश्चर्यजनक ढंग से अली अकबर खान और उनकी मुस्लिम पत्नी जुबेदा ने अपने बेटों को हिंदू नाम दिया, आशीष, ध्यानेश और प्रणेश। इनमें से आशीष ने खुद को हिंदू घोषित किया और अपनी मुस्लिम पत्नी फिरोज दहलवी से अलग हो गए। आशीष के बेटे का नाम फराज और बेटी का नाम नुसरत है। ध्यानेश की बेटी सहाना एक हिंदू श्री गुप्ता से विवाहित हैं। ध्यानेश के बेटे का नाम सिराज खान है। इस सूची में आगे कहा गया गायिका सुनिधि चौहान ने 18 साल की उम्र में कोरियोग्राफर अहमद खान के भाई बॉबी खान के साथ भागकर शादी की। उनके परिवार ने इस शादी को कभी भी स्वीकार नहीं किया और उनसे रिश्ता तोड़ लेने की धमकी दी। 1 साल बाद दोनों अलग हो गए और सुनिधि लौटकर अपने परिवार के पास आ गई। वे अब एक हिंदू से विवाहित हैं। इसी तरह की बात आगे कही गई थी। कहाँ से उपजा यह विचार? संघ परिवार ने तब से समय समय पर अपने फायदे के लिए लव जिहाद अभियान का रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया है। हालांकि एक राजनीतिक विचार के तौर पर यह विचार पहल तटीय कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ा जिले और उत्तरी केरल के कुछ हिस्सों में एक सीमांत दक्षिणपंथी संगठन हिंदू जन जागृति समिति हिज के अभियानों में सामने आया। हिज हाल तक खुलकर खुद को सनातन संस्थाओं से जोड़ती थी, जो 2009 गोवा बम धमाके जैसे कई आतंकी मामलों में नामजद है, और कम्युनिस्ट नेता गोविंद पंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता और तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर
और लेखवेत्ता, एपिग्राफिस्ट और लिंगायतन विद्वान MS कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से जिसके तार जुड़े बताए जाते हैं। हिजस तटीय कर्नाटक के शहरी इलाकों में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक पहरेदारी के अभियान में सक्रिय रही है। यह तब सुर्खियों में आई जब इसके कार्यकर्ताओं ने भारतीय संस्कृति के पश्चिमीकरण के खिलाफ अपने अभियान के तहत पार्कों, पबों और कॉलेजों में युगलों पर हमला करने की कई घटनाओं को अंजाम दिया। 2007 के आते आते तक इसी अभियान को सांप्रदायिक रंग दे दिया, जब इसके नेताओं ने कई सभाओं में लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया और यह सिद्धांत आगे बढ़ाना शुरू किया कि मुस्लिम पुरुष एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू औरतों को फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और उन्हें एक इस्लामी परियोजना के तहत इस्लाम में धर्मांतरित करते हैं। इस संगठन के मुताबिक इसका असली मकसद भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समूह बना देना है। अपनी वेबसाइट पर हिजस ने मुस्लिम युवाओं को शिकार पर निकले सेक्स वुल्फ के समान बताया। बिना किसी सबूत के यह दावा भी किया गया कि सिर्फ कर्नाटक में ही 30,000 औरतों का इस्लाम में धर्मांतरण करवाया जा चुका है, जबकि दक्षिण कन्नड़ा में हर रोज़ लगभग 3 महिलाएं लव जिहाद का शिकार होती है। लेकिन अपने दावों के पक्ष में कोई भी सबूत न होने के कारण हिजस का अभियान उस तरह से परवान नहीं चढ़ सका जैसी संघ परिवार की इच्छा थी। लेकिन साल 2009 के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश ने इस पद को वैधता देने का काम किया, जिसमें लव जिहाद मुहिम की कर्नाटक और केरल पुलिस द्वारा संयुक्त जांच कराने के लिए कहा गया। यह आदेश एक वयस्क महिला जिसने कोर्ट में खुद कहा था कि उसने मुस्लिम पुरुष से शादी की और अपनी इच्छा से इस्लाम में धर्मांतरण करवाया कि अभिभावक द्वारा दायर किए गए हिबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में आया था। दक्षिण कर्नाटक के चामराजनगर की निवासी उस महिला के बयान के बावजूद उसे कोर्ट द्वारा जांच रिपोर्ट आने तक अपने अभिभावकों के साथ रहने का निर्देश दिया गया। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ढंग से कोर्ट ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को राज्य भर की गुमशुदा औरतों के मामले से जोड़ दिया। कोर्ट का कहना था कि ये गुमशुदा औरतें भी लव जिहाद के शिकार हो सकती हैं। एक दक्षिणपंथी टैबलॉयड ने कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार लव जिहाद पदावली का इस्तेमाल किया, जिसे कर्नाटक के कई अन्य दैनिक अखबारों ने लपक लिया और उस तरह से इस विचार को लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया। इसी समय के आसपास हिजस ने यह दावा करते हुए कि मुस्लिम यूथ फोरम और कई अन्य इस्लामिक वेबसाइटों युवाओं को लव जिहाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, अपने सांप्रदायिक अभियान को और तेज कर दिया। इन आरोपों की जांच केरल पुलिस ने की और इन आरोपों में कोई दम नज़र नहीं आया। बाद में केरल हाईकोर्ट ने यह कहा कि अंतरधार्मिक शादियां सामान्य बात है और इसे अपराध के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने जांच को भी बंद करा दी। दिलचस्प तरीके से 2012 में भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा लव जिहाद को एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर उठाए जाने तक, इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पितृसत्तात्मक इज्जत और जाति बिरादरी की भावनाएं गहरे तक जमी हुई है, हिजस ने लव जिहाद पर नरम रवैया अपनाए रखा। इस संवाददाता में मुजफ्फरनगर में संघ के कई कार्यकर्ताओं से बात की, जो इस विचार को आगे बढ़ा रहे थे कि मुसलमानों का मानना है कि काफिरों के साथ विवाह करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना उन्हें जन्नत में लेकर जाएगा और अगर काबू में नहीं किया गया तो मुसलमान जल्दी ही संख्या में हिंदुओं को पीछे छोड़ देंगे। इस तरह की बिना किसी आधार की अफवाहें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान भी फैलाई गई थी। आज वर्तमान स्वरूप में लव जिहाद अपने पहले के औपचारिक अवतार से कहीं बड़ा विभाजनकारी अभियान है। इस विचार ने हिंदू पुरुषों जो जीवन भर खुद अपने गहरे बैठे हुए बहुप्रतीयों डरों से जूझते रहते हैं को गोलबंद करने की सबसे प्रभावशाली हिंदुत्व की रणनीति के तौर पर रूपांतरित कर लिया है।
उनमें से ज़्यादातर को लव जिहाद में इस हकीकत से इनकार करने और मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समुदाय की महिलाओं के खिलाफ अपनी असुरक्षा को दिशा देने की संभावना नज़र आती है। अब आगे आपको बताएं कि ध्यान बटाने के लिए भाजपा ने बनाया एजेंडा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक की भाजपा सरकारों ने लव जिहाद के प्रोपेगेंडा को हवा देकर इस उग्र मर्दवादी सांप्रदायिक राजनीति को नई ऊंचाई तक ले जाने और संस्थानिकृत करने का काम किया है। इसके खिलाफ कानून बनाने की घोषणा हो या राजनीतिक भाषणों में मुस्लिमों पर हमला करने के लिए इस अपमानजनक विचार को उठाना या हत्या के एक विभत्स मामले को सांप्रदायिक रंग देना, इन सभी ने लव जिहाद को निरंतर चर्चा में रहने वाला विषय बना दिया है। भगवा पार्टी एक पूरी तरह से बहुमतवादी समाज पर अपनी शिकंजा कसने और उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने आजमाए फॉर्मूले पर लौट आई है। जिस तत्परता से भाजपा नेतृत्व वाली सरकारें एक साथ इस मसले को उठा रही है, उससे साफ है कि यह सब पहले से तय है। इसकी वजह से कम फिलहाल कुछ समय के लिए अपने शासनकाल के सबसे कठिन दौर से गुजर रही केंद्र की मोदी सरकार बढ़ती महामारी, आर्थिक संकट और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रहने की चौतरफा असफलताओं की तरफ से जनता का ध्यान भटकाने में कामयाब रही है। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।